चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग। टैक्सेशन में सैलरी में आगे बढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जब मिलती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो टैक्स किस तरीके से लगता है? ग्रेजुटी जनरली मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मिलता कब है? रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है। तो अगर ग्रेजुटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, और किसको मिल रही है? एम्प्लॉयर कौन है और ट्रीटमेंट क्या है? अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर ग्रेजुटी प्रोवाइड करने वाला गवर्नमेंट है, इन शॉर्ट ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी ग्रेजुटी मिलेगी वो सबकी सब क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। सर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? मैं कहाँ जॉब करूँ सर जिससे मुझे ग्रेजुटी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट की मीनिंग में आता है। एंड लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी होती है पर्टिकुलर सिटी की, वहां पे अगर आप काम करोगे तो भी आप कहाँ क्या कहलाओगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब समझ लो ना, आप कहीं रेलवे में काम करते हो। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोई स्कूल में काम करते हो आप, है ना, स्टेट बोर्ड की स्कूल से वहां पे काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब है आपकी। लोकल अथॉरिटी मतलब आप कहीं पे बोर्ड ऑफिस में काम करते हो, है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा। अगर इनको ग्रेजुटी मिलती है तो पूरे की पूरी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एग्जाम। ठीक है। चलिए दूसरा, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है, किसको? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है, तो कैसे होगा? टैक्सेबल होगा। तो नॉन गवर्नमेंट में दो है बच्चों। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसमें दो है। ऐसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड है। किसमें? पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है। राइट टिक मार्क का मतलब क्या? कवर्ड है। एंड दूसरा क्या है? जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में नॉट कवर्ड है, जिनका कवर नहीं किया गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में किससे कवर किया गया है? फॉर एग्जांपल माइंस में काम करने वाले एम्प्लॉइज, फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज, है ना, स्कूल में काम करने वाले एम्प्लॉइज, इसको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर किया गया है। एंड बाकी सब एम्प्लॉइज को नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, है ना। तो अगर इस एम्प्लॉय को, जो नॉन गवर्नमेंट है एंड कवर्ड है, एंड इस एम्प्लॉय को जो नॉन गवर्नमेंट है एंड नॉट कवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उसका अलग से ट्रीटमेंट है ना, अलग से तो बताया गया है। फुल्ली का तो पार्टली एग्जम्प्ट हो सकता है, ये बताया गया है सेक्शन 10, सब सेक्शन 10, है ना, में पॉइंट नंबर सेकंड बताया गया है। यहाँ पे सेक्शन 10, सब सेक्शन 10 क्लॉज 3 में बताया गया है किस तरीके से टैक्सेबल होगा। हो सकता है कि फुल्ली एग्जम्प्ट हो सकता है कि पार्टली एग्जम्प्ट हो, तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझे? ग्रेजुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है। जनरली जॉब जॉब को छोड़ते हैं, सीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तब ग्रेजुटी आपको मिलती है। अब सवाल ये आता है ग्रेजुटी देने वाला कौन है? अगर ग्रेजुटी देने वाला अगर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड कर रही है, तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट का मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के नहीं है बट दे आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, तो उसके लिए सेक्शन 1010, 1010 क्रॉस सेकंड पढ़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे 1010 क्रॉस थर्ड पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसमें देख लेते हैं पहला वाला, ये वाला। ठीक है, क्या? एम्प्लॉइज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहली बात तो ये वाला पॉइंट है, तो मैं कि नहीं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, और इसके लिए हम 2 स्टार कर देंगे। तो ऐसे एम्प्लॉय जो नॉन गवर्नमेंट है विच इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एट 1972, इन लोगों को ग्रेजुटी मिलती है, तो किस तरीके से टैक्स लगेगा और कितना एग्जम्प्ट होगा? तो करना क्या है आपको? सिंपल है। सिंपल में क्या है? आपको एक छोटा सा टेबल जैसे बना देना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? जो ग्रेजुटी आपको मिली, वो आपको ग्रेजुटी कितनी मिल रही है आप यहाँ लिख दो, है ना। तो ग्रेजुटी रिसीव्ड यहाँ लिखो। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर्ड है, जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेजुटी मिल रही है,
जो ग्रेजुटी मिली यहाँ पे लिख दो, उसमें से आप लेस एग्जम्पशन कर दोगे, कितना एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्पशन कितना हो सकता है? विच एवर इज लेस, पहले एग्जम्पशन कितना होगा, है ना? तो पहले में पहले आता है 15/26, 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी यानी सैलरी लास्ट ड्रॉन, जो आप रिटायर्ड थे, रिटायरमेंट के एग्जिट पहले कितनी आपकी सैलरी थी, इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड, वो तो लेना ही है, एंड एनी पार्ट देयर ऑफ, एनी पार्ट देयर ऑफ in excess of 6 months, in excess of 6 months। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो 15/26 का मतलब क्या होता है? मोर देन हाफ, हाफ से भी ज्यादा, 15/26, है ना, इनटू लास्ट मंथ सैलरी, छिले महीने की पगार आपको यहाँ ले लेनी है, छिले महीने की पगार, इनटू years completed और any part thereof in excess of 6 months। सर इसका मतलब क्या होगा, जरा समझाओगे? हाँ समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लेना है, अगर आप 25 साल और अगर 7 महीने काम करते हैं, 25 साल और 7 महीने, तो आप 26 साल ले लोगे, यहाँ पे 26 ईयर्स ले लोगे। अगर आपने 25 साल 8 महीने काम किया है तो भी 26 आएगा। आपने 25 साल 4 महीने काम किया है तो 25 लेना। आपने 25 साल और एग्जैक्ट 6 महीने काम किया तो 25 ही लेना। लेकिन 25 साल 6 महीने और 1 दिन हो गया तो यहाँ ले लोगे 26। ठीक है, राउंड ऑफ कर देना है। अगर 6 या 6 से नीचे हो तो आपको 25 ही लेना है, या 6 से 1 दिन भी ज्यादा हो तो आपको 26 साल कर देना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, इनटू लास्ट मंथ सैलरी। और क्या लिखा है बेटा, ये लास्ट मंथ सैलरी। तो जो लास्ट महीने की जो सैलरी होगी वो यहाँ पे लेनी है आपको, तो सिखाऊंगा किस तरीके से लेना है आपको। सैलरी का मतलब क्या हम देख रहे हैं, है ना? ठीक है, और क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि, है ना, फर्स्ट पार्ट कुछ भी हो, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी होगी, 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं दे सकते आप। एंड थर्ड, जो आपको ग्रेजुटी एक्चुअली मिली है उससे ज्यादा तो एग्जाम्पशन हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पशन मिलेगा, होगा, है ना, ग्रेजुटी से ज्यादा एग्जाम्पशन कभी नहीं हो सकता है। तो जो ग्रेजुटी रिसीव आपने यहाँ की थी, ये वाली ग्रेजुटी रिसीव, वही आपको यहाँ लिख देंगे। तो होगा क्या, यहाँ का कैंसर आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ये एक्स 20 lakhs एंड नीचे वाला एक्स, यानी इन तीनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज लेस, आपको बाहर निकाल देना। जो बाहर निकाला जो एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी का क्या हो जाने वाला है, टैक्स। ठीक है, चलिए 15/26, ये जो लास्ट मंथ सैलरी है, एलएमएस है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो यहाँ पे लास्ट मंथ सैलरी का मतलब लेना क्या है ना? यहाँ पे लास्ट मंथ सैलरी का मतलब जिस महीने में रिटायर्ड हुए थे आप, जिस दिन रिटायर्ड हुए उसके पिछले वाले महीने की पगार। लास्ट मंथ सैलरी का मतलब क्या, जिस महीने रिटायर्ड हुए, है ना, जिस महीने रिटायर्ड हुए, जिससे पहले पगार मिली हुई थी आपको, तो वो लास्ट मंथ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या समझना है यहाँ पे, सैलरी का मतलब लेना है आपको बेसिक पे। क्या लेना है, बेसिक पे। एंड ले लेना है आपको डियरनेस अलाउंसेस, है ना? डियरनेस अलाउंसेस रिटायरमेंट के बेनिफिट में कवर्ड होते हो कि नॉट कवर्ड? एंटरिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट तो भी ले लेना है, एंड नॉट एंटरिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट हो क्वेश्चन में तो भी आपको ले लेना है। दोनों ही आपको यहाँ पे कवर कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, क्लियर? क्या लेना है, सैलरी प्लस डीए, है ना? एंटरिंग हो तो भी, नॉट एंटरिंग हो तो भी, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बोला हो क्वेश्चन में तो भी, ना बोला हो तो भी, इन शॉर्ट डीए आपको यहाँ पे ले ही लेना है, और दूसरा कुछ भी लेना नहीं है। तो ये जो छिलने महीने की पगार थी उसमें बेसिक पे ले लेना और डीए ले लेना, लास्ट मंथ का ले लेना और यहाँ पे रख देना।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, ये फाइंड कर लेना। तो ये क्या हो गया बेटा, कवर्ड हो गया, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। और फिर क्या है, नॉट कवर्ड है। ठीक है, नॉट कवर्ड में क्या आएगा, देख लो, एक चेंज होगा, यहाँ पे रब कर रहा हूं, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होगा। हम्म, ठीक है, एम्प्लॉय कवर्ड तो ऊपर लिख देंगे नॉट कवर्ड। तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है देखो, यहाँ बेटा आ जाएगा नॉट कवर्ड, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर्ड नहीं है इसकी बात कर, ठीक है, तो इन 2 साल लगा देंगे, इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉय विच आर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय जो कवर्ड नहीं होते, जैसे अप्रेंटिस हो गए, ऐसे एम्प्लॉय जिसने कभी फ्रॉड किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, तो उनको कवर्ड नहीं करते पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनको अगर ग्रेजुएटी मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से आएगा, तो ये नॉट कवर्ड है। ठीक है, ग्रेजुएटी जो भी मिली यहाँ लिख देना, लेस एग्जाम्पशन करोगे, एग्जाम्पशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ लिखोगे एवरेज मंथली सैलरी, एएमएस, हम उसको बोलते हैं अमास, मैं क्या बोल रहा हूँ अमास, पर एक्चुअली होता क्या है, एवरेज मंथली सैलरी इनटू इयर्स ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड ओनली। याद रखना, यहाँ पे वो पार्ट वाला चक्कर ही नहीं है। 25 साल और तूने ऊपर कोई भी काम किया, 25 साल 6 महीने, 25 साल 4 महीने, 25 साल 9 महीने, कुछ भी हो, वो फ्रैक्शन इग्नोर कर देना। यहाँ कितना लेना है, सिर्फ 25 साल। तो 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है, कैसे हम समझ रहे हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख की ही रहेगी, यानी ग्रेजुएटी रेशियो यही रहेगा। इन तीनों में से जो कम आए वो बाहर निकाल देना और लेस कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे एवरेज किस तरीके से होगा, यहाँ पे बेटा एवरेज हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ क्या लेना है तुमको, एवरेज मंथली सैलरी लेनी है, एवरेज मंथली सैलरी। तो पहले पहली बात तो सवाल ये आता है सर एवरेज लेंगे, तो एवरेज किस तरीके से लेना है। आप जब रिटायर्ड हुए थे तो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट था, मंथ ऑफ रिटायरमेंट था, सॉरी क्या था, जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट था उस मंथ को छोड़ के इसके पीछे वाले 10 महीने का एवरेज निकालना है। जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट है उसको छोड़ के, उसको मत लेना, उसके पीछे के 10 महीने हैं, पीछे के 10 महीने का एवरेज निकाल देना। ठीक है, और एवरेज निकालने में क्या करोगे तुम, है ना, मान लो अगर तुम रिटायर्ड हुए हैं, अगर तुम रिटायर्ड हुए हैं, अगर तुम रिटायर्ड हुए बेटा, कब हुए हैं, 1 नवंबर को रिटायर्ड हुए, 1 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हुए। ठीक है, तो इस मंथ को छोड़ देना, 11 के मंथ को छोड़ देना, और पीछे के मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी से अक्टूबर, ये 10 महीने का एवरेज निकालो। और एवरेज में क्या लेना, तुम ले लेना बेसिक पे, फिर ले लेना डीएनएस अलाउंसेस, बट डीएनएस अलाउंसेस में सिर्फ एंटरिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट वाला बोला हो क्वेश्चन में तो ही लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि डी एंटरिंग है कि नॉट एंटरिंग, फिर से कहता हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि डी एंटरिंग है कि नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट में गिनना है कि नहीं गिनना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी ना बोला हो तो याद रखना उसको लेना नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे। तो ये एंटरिंग वाला ही लेंगे, एंड प्लस वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। तो जो टर्नओवर किया होगा, जो सेल्स किया होगा एम्प्लॉय ने, उस पे जो उसको फिक्स परसेंटेज कमीशन मिल रहा है वो ही लेना है। एफिशिएंसी वाला, परफॉर्मेंस वाला कमीशन है, फिक्स्ड कमीशन आपको नहीं लेना है। इन तीनों को प्लस करके 10 महीने का लेना है, ये पिछले 10 महीने का लेना एंड डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ये जो भी एवरेज है ध्यान रख देना। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स।